A cable that can support a load W is cut into two equal parts. The maximum load that can be supported by either part is. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक केबल है और वो टोटल W वेट जो है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक, मैक्सिमम वेट जो है वो कितना सपोर्ट कर सकती है, W। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेट कोई भी केबल सपोर्ट कर सकती है वो उसके ब्रेकिंग स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम चेंज ना करें तो जो मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम वेट होगा वो सपोर्ट कर सकता है, वो भी सेम रहेगा। तो अगर इस वायर के हम कई सारे टुकड़े कर दें इस तरह से और सारे टुकड़े हैंग करें तो हर टुकड़ा कितना मैक्सिमम वेट सपोर्ट कर सकता है, W। क्योंकि इन सारे टुकड़ों में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने कोई छोटा हिस्सा लेके लटकाया तो इस छोटे हिस्से का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और इस बड़े वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है। और जब तक क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदलेगा तब तक जो मैक्सिमम फोर्स जो वो सपोर्ट कर सकता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो ही ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है और ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इसका आंसर बनेगा आपका W, सी पार्ट। When a metal wire elongates by hanging a load mg on it, gravitational potential energy of mass m decreases by mgl. This energy appears. ठीक है, अब आराम समझना। अगर कोई मेटल का वायर है, इस तरह की सिचुएशन है ये, और एक वेट हमने हैंग किया mg, ठीक, और ये कितना नीचे आ गया, मान लिया L नीचे आ गया ये। ठीक है, L इसके अंदर इलोंगेशन हुआ तो मेटल का जो ये जो ब्लॉक था ये कितना नीचे आ गया, L नीचे आ गया। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसकी वो तो mgl होगी। अब ये एनर्जी पूरी की पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी या हीट में जाएगी या किस रेशियो में जाएगी वो हमें फाइंड करना है। तो जरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कितनी होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग, हर इलास्टिक रॉड स्प्रिंग की तरह वेव करती है और स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे डालेंगे L स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए इसको, हाफ के L इंटू L लिख लेते हैं इस तरह से। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट होता है YAYL। ठीक, उसकी जरूरत नहीं है, के L इंटू L लिखा और के L जो होगा वो mg के बराबर होगा, क्योंकि जहाँ पे ये रुकेगा वहाँ पे mg का फोर्स और ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx या kl जो है वो इक्वेट कर रहा होगा, तो उसकी जगह हम mg लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा mgl/2। अब यहाँ से एकदम बात क्लियर होगी कि जितनी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है उसका आधा ही जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अपियर हुआ है। रिमेनिंग जो हाफ होगा वो आपका हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो गया होगा, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में डेसिपेट हो गया होगा। तो आंसर इसका बनेगा सी पार्ट, हाफ हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ हैज थर्मल एनर्जी। एक बॉल है और वो लेक में ऊपर से गिर रही है, लेक में कितनी डेप्थ तक चली गई है, 200 मीटर तक। 200 मीटर अंडर डेप्थ में उसके अंदर जो डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है वो 0.1% हुआ है। जो डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है वो कितना हुआ, 0.1% हुआ। और बल्क मॉडुलस पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है, सबसे पहले डिक्रीज इन वॉल्यूम से हम डेल्टा V अपॉन V निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो इट इज़ 0.1/100 और डिक्रीज हुआ है तो इसको लगाएंगे यहाँ पे माइनस। ठीक, प्रेशर कितना बढ़ गया होगा, डेल्टा P। तो 200 मीटर अंदर जाने पे प्रेशर जो बढ़ेगा पानी के अंदर, ρgh का फॉर्मेट सेट होगा यहाँ पे। रो है 10⁻3, GB है आपका 10 और H कितना है 200। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर सेट होगा। ठीक, अब बल्क मॉडुलस पूछ रहे हैं तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देते हैं। बल्क मॉडुलस होता है माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V/V। तो ये है आपका माइनस 2 × 10⁶, तो ये है ही। और ये जो डेल्टा V/V है वो है -10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा -10⁻⁻3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 10⁹। ठीक, अब अगर हमने जी की वैल्यू 9.8 ली होती तो ये बनता आपका 1.96 × 10⁹।
सो इट इज 19.6 इंटू 10 की पावर 8. सो योर आंसर इज ए पार्ट. एक हैवी मास है, उसको हमने थिन वायर में अटैच किया है और वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं. तो कहाँ टूटेगा? तो जहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगा वहीं टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. और टेंशन सबसे ज़्यादा होता है लोएस्ट पॉइंट पे. मैक्सिमम टेंशन होता है लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे होता है मिनिमम टेंशन. तो सबसे ज़्यादा टूटने के चांसेस कहाँ होंगे? उसके लोएस्ट पॉइंट पे. दो वायर हैं कॉपर के, दोनों ही कॉपर के हैं, इसका मतलब दोनों के यंग्स मॉडुलस सेम होंगे. और लेंथ 4:1 का रेशियो है, तो हम बना लेते हैं. ठीक है, दोनों के यंग्स मॉडुलस सेम है. लेंथ का रेशियो 4:1 है, यानी एक की लेंथ 4L होगी तो दूसरे की लेंथ L होगी. और रेडियस का रेशियो 1:4 है. रेडियस अगर 1:4 में तो एरिया 1:16 में होगा. तो इसका एरिया अगर A मानेंगे तो इसका एरिया क्या मानेंगे? 16A. और सेम फोर्स से दोनों को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स भी दोनों पे सेम लग रहा है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछ रहे हैं कि स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा. तो जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस. स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. स्ट्रेन का ही रेशियो पूछ रहे हैं. तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन आपका आ जाएगा F/YA. लेंथ का इसमें कोई काम नहीं है क्योंकि स्ट्रेन का रेशियो पूछ रहे हैं. तो फोर्स दोनों में सेम है, सेम मटेरियल के हैं, मॉडुलस भी सेम है. तो दूसरे का एरिया 16 गुना, तो दूसरे का स्ट्रेन 1/16 हो जाएगा. तो आंसर बनेगा 16:1. ठीक है, दूसरे का स्ट्रेन, वरना आप दोनों को डिवाइड करके निकाल लो. एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया का रेशियो 1:16 है तो स्ट्रेन का रेशियो 16:1 हो जाएगा. सो योर आंसर इज बी पार्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है. इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आपको दी है और फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है. यंग्स मॉडुलस पूछ रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल है. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पता है आपको और फोर्स कांस्टेंट पता है, क्योंकि ये जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है y, या फोर्स कांस्टेंट जो होता है k, वो होता है YA/L. अब आपको यंग्स मॉडुलस दिया है, बढ़िया है. नहीं, यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है. यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है. आपको फोर्स कांस्टेंट दिया है और दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस दी है और यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है. ठीक है, तो एरिया तो दिया ही नहीं है, उस बॉन्ड का एरिया. ठीक है, तो अगर आप बॉन्ड के एरिया को L² मानो, अगर आप बॉन्ड के एरिया को क्या मानो? L² मानो. ठीक है, तो यहाँ काम हो सकता है बस. ठीक है, लेकिन वो आपको अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा कि बॉन्ड का जो एरिया होगा, जैसे एक बॉन्ड यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, उनके बीच में कुछ बॉन्ड है, तो बॉन्ड की कुछ लेंथ होगी L और उसका एरिया आप L² मानो. ठीक है, तो फिर एक L से एक L कैंसिल आउट होकर आपको यंग्स मॉडुलस का आंसर मिल सकता है. लेकिन अगर आप कहो एरिया L² कैसे हो गया, और उसमें अगर आप फंसोगे तो थोड़ा मुश्किल है ये समझना. ठीक है, तो अगर हम एरिया को L² डालें तो एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा और यंग्स मॉडुलस बन जाएगा आपका K/L. K की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, डिवाइड करो आपको आंसर मिलेगा. यंग्स मॉडुलस रबर का 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है. फोर्स कह रहे हैं इतना फोर्स हमने लगाया उसकी लेंथ के अलोंग, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, और इनिशियल लेंथ L थी. ठीक, तो जो इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है या फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लिखें, F = वो होता है YA/L इंटू ΔL. तो अगर हम इलोंगेशन फाइंड करें ΔL तो ये हो जाएगा FL/YA. सारी वैल्यू डाल देते हैं. फोर्स कितना है? अच्छा, फोर्स आपका डाइंस में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 × 10⁵ है डाइंस, तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 न्यूटन हो जाएगा. लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ L है अपॉन यंग्स मॉडुलस 10⁴ है और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 cm² है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे -4. तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ. तो जो इलोंगेशन आ रहा है ΔL वो L के ही बराबर आ रहा है. ठीक है, तो उसकी लेंथ हो कितनी जाएगी? तो पहले ओरिजिनल लेंथ L थी और इलोंगेशन भी L हो गया, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी वही पूछ रहे हैं. तो वो कितनी हो जाएगी? वो 2L हो जाएगी. दो वायर हैं, सेम डायमीटर के हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ है L और 2L. ठीक है, सेम डायमीटर है मतलब सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. इसका A है तो इसका भी A है. सेम मटेरियल है, इसका मतलब सेम यंग्स मॉडुलस हो गया. लेंथ एक की L है और दूसरी की लेंथ क्या है? 2L. और दोनों पे फोर्स F लगाया गया है. तो रेशियो ऑफ वर्क डन पूछ रहे हैं कि वर्क डन का रेशियो क्या होगा. तो पहले इलोंगेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, इलोंगेशन निकाल लेते हैं. तो इलोंगेशन आपका आएगा FL/YA.
ठीक है, एफ एल अपॉन वाई, स्मॉल एल लिख देता हूँ, स्मॉल एल मानी मैंने, ठीक। तो इसकी लेंथ डबल है, तो इसका मतलब इसके अंदर इलोंगेशन डबल हुआ होगा। फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, इलोंगेशन इसमें डबल हुआ है, तो वर्क डन भी इसमें डबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस तरह से जाएगा नहीं है, क्योंकि समझिए जरा इसको, जो ये वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट, वो कहाँ जाएगा, वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होगा। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना होगा, के होगा वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये होगी। अब जिसकी लेंथ डबल है उसका इलोंगेशन भी डबल है, जिसकी लेंथ डबल है उसका इलोंगेशन भी डबल हो रहा है। तो यहाँ डबल, आप यहाँ अगर डबल आएगा तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ भी डबल है, तो एक 2 बचेगा, एक 2 खत्म हो जाएगा। तो जो वर्क डन का रेशियो होगा वो 1:2 ही बनेगा एट द एंड, ठीक है। डेल्टा एल का स्क्वायर था, जिसकी लेंथ डबल होगी उसका इलोंगेशन भी डबल होगा। आप चाहो तो डेल्टा एल की वैल्यू यहीं डाल देते हैं और निकाल ही लेते हैं क्या बनने वाला है। u इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाई एल, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल एफ एल अपॉन वाई ए का स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा, एक एल बचेगा, बाकी एक वाई से वाई ए कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल, एक वाई से वाई कैंसिल, तो ये आपका आया एफ स्क्वायर एल अपॉन 2 YA। और यहाँ से साफ पता लग रहा है बाकी तीनों चीज़ें सेम है, जिसकी लेंथ डबल है उसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये वर्क डन ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो मैंने वहीं से इसको सेटल कर लिया, ये पार्ट। A force of 20 Newton is applied at one end of a wire of length 2 meter and cross section area 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर एंड को हमने रिजिडली फिक्स कर दिया है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है। एक्चुअल में ये जो फोर्स ऑफ 20 न्यूटन है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ नहीं है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, थोड़ा गलत है, मिस्टेक है ये। क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होगा, ये वायर यहाँ से शुरू होगा, ये वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, अदर एंड नहीं, बोथ हैंड होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बोथ हैंड, बोथ हैंड्स ऑफ ए वायर इज रिजिडली फिक्स्ड इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया, यंग्स मॉडुलस दिया, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस से, तो टेंशन कितना, देन द इंक्रीज इन टेंशन, टेंशन कितना आ जाएगा, मतलब थर्मल स्ट्रेस से जो फोर्स आता है वो पूछ रहे हैं। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, या थर्मल फोर्स का फॉर्मूला होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। यंग्स मॉडुलस पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट पता है, और टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो भी आपको पता है, ठीक। और यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, फोर्स फाइंड कर लोगे कि कितना फोर्स उसमें आ जाएगा थर्मल स्ट्रेस की वजह से। और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो टेंशन होगा ना, ये कंप्रेशनल होगा, इलोंगेशनल नहीं होगा। एक स्टील का वायर फिक्स है एक एंड पे और दूसरे एंड को हम कांस्टेंट फोर्स एफ से खींच रहे हैं और लेंथ इंक्रीज हो जा रही है एल से, और कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट है। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर होगा, और इसकी आधा जो वर्क डन होता है वो जाएगा थर्मल एनर्जी में, और आधा जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो FL/2 होगी, और थर्मल एनर्जी जो होगी वो भी FL/2 होगी, ठीक है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट FL बिल्कुल ठीक है, सम हीट इज प्रोड्यूस इन द वायर वो भी सही है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी FL/2 होगा वो भी सही है। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हीट प्रोड्यूस जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का आधा नहीं है, वो उसके बराबर है, टोटल वर्क डन का आधा है। जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो टोटल वर्क डन का तो आधा है, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तो वो बराबर बैठेगा। तो ये वाला आंसर आपका गलत हुआ, और गलत ही पूछ रहे हैं, तो डी पार्ट आंसर बनेगा आपका। टेम्परेचर ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया आपको दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंक्रीज कर रहे हैं 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। अगर रॉड को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, रॉड है वायर नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए रॉड। अगर रॉड को हम एक्सपेंड होना अलाउ नहीं करें तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा उसको रोक के रखने के लिए, तो वही फॉर्मूला फिर से आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। सारी वैल्यू डालो आपको आंसर मिलेगा, वाई पता है, अल्फा पता है, ए पता है, और टेम्परेचर का राइज 100 डिग्री सेल्सियस वो भी पता है। लेंथ का इसमें कोई काम नहीं।
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 400 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। और सरफेस पे डेंसिटी आपको दी हुई है, बल्क मॉडुलस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी का वेरिएशन जो होता है रो डैश, वो आपका होता है रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी बाई बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ सारी वैल्यू डालते हैं। ओरिजिनल डेंसिटी है 1030, 1 प्लस 400 मीटर जाओगे तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, तो रो जी एच का फॉर्मूला लगाएंगे 10⁻3, जी की वैल्यू 10 और एच आप कितना जा रहे हो 400 मीटर, इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और बल्क मॉडुलस कितना है, तो वो है 2 × 10⁹। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना और आपको एक आंसर मिल जाएगा। और आपसे चेंज पूछ रहे हैं, चेंज, ठीक है, चेंज पूछ रहे हैं। तो इस पूरी डेंसिटी में, ये तो फाइनल डेंसिटी हुई रो डैश, उसमें से क्या माइनस करोगे आप, इनिशियल डेंसिटी, तब तो चेंज आएगा रो डैश माइनस रो नॉट। तो इनिशियल डेंसिटी 1030, तो जो फाइनल आंसर बनेगा, तो ये जो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो वो वाला टर्म इस वाले टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1030 इंटू 10 की पावर कितनी आनी, इंटू 4 इंटू 10 की पावर कितनी आएंगी, तो 3 4 5 6, 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 9। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं कि 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 7 8 9 और 10 की पावर 9 कैंसिल आउट कर दें, 1030 को 1000 मान लिया, तो ये जो डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ जाएगा। 2 kg पर मीटर क्यूब का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बी पार्ट। इसमें कह रहे हैं ए लोड इज सस्पेंडेड बाई ए मासलेस स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ x सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम। When it is cut into 2 unequal parts, same load produces an extension of 7.5 cm when suspended by the larger part of length 60 cm. When it is suspended by the smaller part, extension is 5 cm. ठीक, तो x क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं और टोटल लेंथ क्या होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ समझो आप, जैसे दो स्प्रिंग को हमने कट किया, तो एक स्प्रिंग की लेंथ थी 60 सेंटीमीटर। जब उसमें वही वेट हैंग किया तो इलोंगेशन जो आया आपका डेल्टा एक्स 1 नाम दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K1, इसकी लेंथ मान लेते हैं L1 और इलोंगेशन कितना है डेल्टा x1, और वेट तो वही सेम वेट हैंग किया गया होगा, W मान लेते हैं वेट, या mg मान लेते हैं, ठीक। और जब ये दूसरी स्प्रिंग के साथ हैंग किया गया जिसकी लेंथ L2 है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 होगा, उसके अंदर जो इलोंगेशन आया वो डेल्टा x2 होगा, सेम वेट से। और जब हम पूरी लेंथ के साथ हमने हैंग किया तो पूरी लेंथ तो L1 प्लस L2 होगी, पूरी लेंथ क्या होगी, L1 प्लस L2 होगी, और पूरा K को K मान लेते हैं, L कह देते हैं इसको, L कह देते हैं, ठीक है। पूरा K है और उसमें जो इलोंगेशन आ रहा है वो डेल्टा x है। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमको पूरी लेंथ फाइंड करनी है और टोटल इलोंगेशन जब पूरी स्प्रिंग में था वो फाइंड करना है, डेल्टा x या x। जरा इक्वेशंस बनाते हैं फिर इसकी। तो के स्प्रिंग जब हम कटिंग करते हैं तो एक कंसेप्ट होता है कि के और एल का प्रोडक्ट सेम होता है। इसका मतलब K1 L1 वही के एल के बराबर होगा और वही K2 L2 के बराबर होगा, ठीक। दूसरा, हम बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखेंगे तो नीचे जो mg लग रहा है वो ऊपर kx से बैलेंस कर रहा होगा, तो नीचे जो mg लग रहा है वो किससे बैलेंस करेगा, तो एक तो जाएगा K1 डेल्टा x1 और वही बनेगा आपका K2 डेल्टा x2 और वही बनेगा आपका K डेल्टा x की वैल्यू x जो हमें फाइंड करनी। अब देखते हैं हमें इसमें दिया क्या क्या है, देखिए आराम से समझिए। आपको डेल्टा x1 दिया है, डेल्टा x2 दिया है, तो यहाँ से K1 अपॉन K2 का रेशियो मिल जाएगा। और अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे और K1 अपॉन K2 का रेशियो पता है और एक की लेंथ पता है L2 या L1, तो दूसरे की लेंथ आपको पता लग जाएगी, ठीक। तो बना लेते हैं, K1 अपॉन K2 यहाँ से कितना आने वाला है, तो K1 अपॉन K2 आएगा डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1। x2 जो है वो 5 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है और x1 7.5 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है, ऐसा ही दिया है। हाँ, एक का 7.5 है, एक का 5 सेंटीमीटर है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 2:3 आ गया, K1 अपॉन K2। अब जरा इस वाली इक्वेशन को उठाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम K1 अपॉन K2 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा L2 बाई L1 और वो आपका रेशियो आ गया 2:3। L1 जो लेंथ दी थी पहली वाली वो 60 सेंटीमीटर दी है, 60 सेंटीमीटर ये। तो अगर ये 60 सेंटीमीटर है, 3 से कैंसिल करेंगे 20 और से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो L2 आपको 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, ये पता लग गया आपको, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लेंथ पता लग गई।
तो ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो ना ये सही होगा ना ये सही होगा। अब हम निकालने जा रहे हैं इलॉन्गेशन, कि इलॉन्गेशन टोटल स्प्रिंग में कितना रहा होगा। इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो अगर हम टोटल लेंथ पता लग गई आपको, तो हम के फाइंड कर सकते हैं, या के और के टू का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन दोनों के साथ खेलते हैं, इन दोनों इक्वेशंस के साथ, ठीक है। इन दोनों के साथ खेलते हैं, तो के अपॉन के टू का रेशियो कितना आएगा? के अपॉन के टू का रेशियो आ जाएगा L2 अपॉन L, ठीक। L2 कितना था? तो L2 था, L2 हमने निकाला था 40 सेंटीमीटर, और L कितना है? L है आपका 100 सेंटीमीटर, यानी आ गया ये 2/5। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं और यहाँ से के अपॉन के टू का रेशियो निकालते हैं। तो के अपॉन के टू का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x। के अपॉन के टू जो है वो 2/5 है। डेल्टा x2 कितना था? डेल्टा x2 था आपका 5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 2/5, तो डेल्टा x यहाँ से आ जाएगा आपका 12.5। तो पूरी स्प्रिंग में जो लॉन्गेशन होगा वो 12.5 सेंटीमीटर का होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। तो इसमें दो ही कंसेप्ट लगे हैं। एक तो ये लगा है के और एल का प्रोडक्ट सेम होता है स्प्रिंग जब भी कट करते हैं। दूसरा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही mg को बैलेंस कर रहा होगा। बस उन्हीं को हमने सेटल कर करके और हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली। एक स्टील वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू दी है, यंग्स मॉडुलस दिया है, और मैक्सिमम मास ये वायर कितना होल्ड कर सकता है वो आपको दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन दिया है तो हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैक्सिमम स्ट्रेन डाल के मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया है, तो यहाँ से मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम मास निकालना कितना हैंग कर सकता है, तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, ये आराम से हो जाएगा।